हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग चैनल सिंप्लीफाइड टच पर। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष रस्तोगी और आज की जो मेरी क्लास है वो मेरी जो पिछली क्लास थी उसी का ही सेकेंड पार्ट है। पिछली क्लास हमारी आउटलाइन टूल के ऊपर थी और आज का ये जो सेकेंड पार्ट है ये उसी के ही आगे के ऑप्शंस को समझाने के लिए है। तो अगर आपने मेरी पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके जो मेरी इसकी जो पहले का पार्ट है वो देख सकते हैं ताकि आपको जो मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ इस पार्ट में वो आपको अच्छे समझ में आ सके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और इसकी जो पहले क्लास थी उसमें हम लोगों ने आउटलाइन कलर, आउटलाइन की विड्थ, उसकी यूनिट और यहाँ पे हमने स्टाइल और यहाँ पे एडिट स्टाइल और डैशेस के बारे में हमने समझा था। आज की वीडियो में हम समझेंगे इसके आगे के जो ऑप्शंस हैं इन सभी के बारे में। ऑलराइट, तो इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक स्टार मैंने बना लिया हुआ है और इस स्टार में मैं यहाँ पे अपना कोई भी एक आउटलाइन विड्थ को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन दिया गया है वो है मीटर लिमिट का। मीटर लिमिट क्या करता है कि ये जो यहाँ पे जो हमारे पॉइंटेड जो कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे देखिए आपको एक पॉइंटेड कॉर्नर दिख रहा है। ठीक है, इसको वो चेंज कर देता है बेवेल्ड फॉर्म में एक एंगल दे करके। तो यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे एक वैल्यू दे देंगे क्या करेगा, उसको वो चेंज कर देगा उस हिसाब से बेवेल्ड फॉर्म में। अभी क्या है, करंट में यहाँ पे 5.0 आ रहा है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे 80 कर दूँ तो ये देखिए इसके जो कॉर्नर हैं वो बेवेल्ड हो जाएंगे। मीन्स ऊपर से हल्के से जो यहाँ पे जो नुकीले कॉर्नर्स थे वो नहीं रहेंगे। तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू को और इंक्रीज़ करेंगे तो ये और बेवेल होंगे। तो अगर हम यहाँ पे जाएं और इसके आगे के ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे हमको मिल जाते हैं कॉर्नर के ऑप्शंस। कॉर्नर में जो सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है वो मिलता है मिल्टेड कॉर्नर्स का, और उसके बाद में राउंडेड कॉर्नर्स और उसके बाद में बेवेल्ड कॉर्नर्स। ठीक है, अब ये तीनों क्या काम करते हैं, मिल्टेड कॉर्नर्स क्या हैं, बेवेल्ड की कॉर्नर्स क्या हैं, राउंडेड कॉर्नर्स क्या हैं, इनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक आउटलाइन बना रहा हूँ या मैं इसी शेप में ही आपको समझा देता हूँ और मैं इसमें एक कलर फिल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक कलर फिल कर दिया है, येलो कलर, तो क्या थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्ट और थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। ठीक है, और यहाँ पे अभी आपके मिल्टेड कॉर्नर्स हैं। तो मिल्टेड कॉर्नर्स में क्या है, पहले मैं इसकी जो वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जो पहले इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी 5, और यहाँ पे अगर मैं राउंडेड पे क्लिक करूँ तो ये देखिए आपके जो कॉर्नर्स हैं ये यहाँ पे राउंड फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बेवेल्ड पे क्लिक करूँ तो ये देखिए आपका बेवेल्ड कॉर्नर बन जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे मिल्टर लिमिट दे करके भी यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी हम यहाँ पे इन कॉर्नर्स का इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैंने यहाँ पे जा कर के एक टेक्स्ट लिखा। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना नाम टाइप किया और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। और टेक्स्ट में क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट आउटलाइन नहीं लगा होता है, वो हमको लगाना पड़ता है। तो उसको लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जा कर के मैं जो हो रेड लाइन यहाँ से ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा उस कलर के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए एक रेड आउटलाइन अप्लाई हो चुकी है। उसको थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे F12 दबाता हूँ, आउटलाइन का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ पे जा कर के मैं एक आउटलाइन का यूज़ कर लेता हूँ, 8 पॉइंट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, राउंड कॉर्नर्स के, इसका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक इफ़ेक्ट दिखाता हूँ। सॉरी, मैंने उसको ओके नहीं किया था, तो पहले मैं जा कर के इसको यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पे ओके हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने आउटलाइन पेन में। यहाँ पे आपको देखिए कॉर्नर्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे,
ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं, इसके जो टेक्स्ट के जो मेरे कॉर्नर्स हैं आउटलाइन के, वो देखिए आपको यहाँ पे राउंड होते हुए दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पे राउंड हो गया ना। और अगर मैं यहाँ पे बिवेल पे क्लिक करूँगा तो देखिए आपको ये बिवेल्ड इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं अपने राउंडेड कॉर्नर्स का इस तरीके का बनाने की। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम बिवेल्ड कॉर्नर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है लाइन कैप्स का। लाइन कैप्स में सबसे पहले जो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है स्क्वायर कैप, उसके बाद में होता है राउंडेड कैप, और उसके बाद में होता है एक्सटेंड स्क्वायर कैप। तीनों का पर्पस क्या है, एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक सिंपल सी लाइन, और मैंने इसका थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लाइन विड्थ दे दिया है ताकि आपको समझा सकूँ। मैंने यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं कलर चेंज करके यहाँ पे मैं रेड का इस्तेमाल भी कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो अभी देखिए मेरी लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर है, और जो लाइन का जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पर है। यहाँ पे देखिए आपको नोड भी दिखाई दे रही है कि कहाँ पे मेरे लाइन एंड हो रहा है। तो जहाँ पे मेरी लाइन एंड हो रही है, जहाँ पे उसकी एंड नोट है, जो मेरा आउटलाइन है वो भी वहीं तक है। देखिए मेरा जो एंड नोट है वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो मेरा जो आउटलाइन है वो भी देखिए यहीं पे आके फिनिश हुआ जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देते हैं यहाँ पे राउंड कैप का, तो ये देखिए आपका जो आपका लाइन है, जो आउटलाइन है वो देखिए यहाँ पे राउंडेड आ जाएगा, राउंड इफेक्ट में यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन इस राउंड इफ़ेक्ट की वजह से क्या होगा कि जो आपका ये नोड है उसके बाहर आपका आउटलाइन चला जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड का इस्तेमाल करते हैं, एक्सटेंड स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि स्क्वायर फॉर्म में ही आपका आउटलाइन रहेगा, लेकिन वो एक्सटेंड होकर का जो आपका नोड है उसके बाहर निकल जाएगा। कितना बाहर निकलेगा ये डिपेंड करेगा कि आपने लाइन का जो विड्थ है वो कितना दिया हुआ है। देखिए मेरा ये नोड है, इसका जो लाइन का विड्थ ऊपर की तरफ जितना है उतना ही आपका यहाँ पे राइट में है, उतना ही यहाँ पे नीचे बॉटम में भी है। मतलब इक्वली जितना आपने अपना लाइन विड्थ दिया हुआ है उसके ही हिसाब से आपका जो लाइन का जो ये स्क्वायर कैप है वो एक्सटेंड होकर के आ जाएगा, चाहे वो एक्सटेंड वाले केस में हो और या फिर आपका यहाँ पे ये राउंड वाले केस में हो। दोनों ही केस में जो आपका आउटलाइन है वो उतना ही एक्सटेंड होगा जितना कि आपने यहाँ पे लाइन विड्थ दिया हुआ है। ऑलराइट, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा होता है पोजीशन। पोजीशन को समझने के लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक स्क्वायर शेप। ऑलराइट, और मैं इसमें दे देता हूँ कोई भी एक कलर, और इसका जो लाइन विड्थ है मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ 12 पॉइंट, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो अब देखिए यहाँ पे जो मेरा डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है सेंटर आउटलाइन। सेंटर आउटलाइन का मतलब होता है कि जो मेरा ये आउटलाइन बन करके आया है वो सेंटर से दोनों तरफ घट बढ़ रहा है। देखिए मेरा ये जो नोड है यहाँ पे देखिए, अगर मैं सेंटर वाला नोड देख लूँ तो इस सेंटर से ही आपका ऊपर और नीचे इक्वली डिवाइड हुआ है जितना भी आपने लाइन विड्थ दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले वाले का अगर आउटलाइन का इस्तेमाल करता हूँ तो जो मेरा नोड है उसके बाहर की तरफ इस आउटलाइन को अप्लाई करेगा जितना भी मैंने लाइन विड्थ दिया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 12 पॉइंट लिया हुआ है। देखिए मेरे यहाँ पे 12 पॉइंट सेट है, तो 12 पॉइंट ये जो मेरा आउटलाइन है वो इस नोड से बाहर की तरफ, ठीक है, वो अप्लाई होगा। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इनसाइड आउटलाइन तो वो मेरा अंदर की तरफ अप्लाई होगा। मीन्स जो मेरा आउटलाइन है वो जो मेरा ऑब्जेक्ट है उससे अंदर की तरफ हमको डिस्प्ले करेगा। ऑलराइट, तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर केस में मैंने जो यूज़ किया है शायद ही मैंने कभी इनसाइड या आउटसाइड इस्तेमाल किया है। मैंने तो हमेशा यहाँ पे मिडिल का ही इस्तेमाल किया है, बट हो सकता है कि आपको कोई डिज़ाइन ऐसा मिले जहाँ पे आपको इसका यूज़ दिखाई दे कि हमको इनसाइड इस्तेमाल करना है या आउटसाइड इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आप कॉर्नर्स का, लाइन कैप का और पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई थिंक आपको इतना चीज़ें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं एरो हेड की। एरो हेड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइन के अंदर। तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं और ये जो टेक्स्ट लिखा था इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पे हम कोई भी एक लाइन या कोई भी एक लाइन से बना हुआ शेप ड्रॉ करते हैं। ऑलराइट, इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइन विड्थ बढ़ा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे एक
लाइन का मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया हुआ है और उस शेप को मैंने आपस में कनेक्ट नहीं किया है, मीन्स ये ओपन शेप है, ठीक है। इसमें कोई भी कलर फिल नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई कलर फिल करूँगा तो वो इसमें फिल नहीं होगा, इसके इनसाइड में, मतलब इसमें फिल नहीं होगा, आउटलाइन कलर तो अप्लाई होगा। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं एरो में, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे 2 एरो मिलते हैं, एक स्टार्ट और एक एंड। स्टार्ट के अंदर यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टार्ट एरो के डिज़ाइंस मिल जाएंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जहाँ से अपना लाइन स्टार्ट किया था वो चीज़ वहाँ पे अप्लाई होगी, वो शेप आपको वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे शेप्स हैं जिनको हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली अगर आपने कभी देखा होगा तो आपने इस तरीके का शेप ज़्यादातर यूज़ किया होगा, ये एरो वाला, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग यहाँ पे स्टार्ट एंड के ऊपर कोई शेप लगा सकते हैं। शेप हम लोग यहाँ से अपना क्रिएट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो शेप हमको यहाँ पे दिए हुए हैं हम वही इस्तेमाल करें, हम यहाँ से एक कस्टम शेप भी बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा, वहाँ पर मैं आपको समझा दूँगा कि आखिर हम कस्टम शेप कैसे बनाते हैं इस एरो हेड के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो यहाँ पे हमको एरो हेड्स दिए हुए हैं वो हम यहाँ से इस्तेमाल करेंगे अपने स्टार्ट पॉइंट के ऊपर। और सेम चीज़ अगर हमको एंड में इस्तेमाल करनी है तो वही सारे एरो देखिए हम यहाँ पे एंड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी हमको यहाँ पे एंड एरो लेना है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम यहाँ पे अपना ये जो लाइन का जो विड्थ है वो चेंज करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट आप अपने इन एरो हेड्स पे भी देखोगे साथ ही साथ, ठीक है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल चल रहे हैं कि जितना मेरा यहाँ पे लाइन का विड्थ रहेगा उतना ही मेरा यहाँ पे लाइन के शेप के ऊपर या जो एरो हेड है उसके ऊपर भी वो इफ़ेक्ट डालेगा। ऑलराइट, उस एरो हेड के आगे देखिए यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखते हैं, चाहे वो एंड में हो या स्टार्ट में हो, दोनों में ही। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, और एंड में अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये दोनों ही ऑप्शंस देखिए दोनों में सेम मिल रहे हैं, दोनों में एक जैसे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप किसी भी एक को अगर आप समझ लेंगे तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही सेम ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है नन। अगर हम नन पे क्लिक कर देंगे तो जो भी हमने एरो हेड स्टार्ट किया है, जो भी हमने लगाया है अपने स्टार्ट वाले एरो हेड में, वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए स्वैप का ऑप्शन है। स्वैप का ऑप्शन क्या काम करता है, ये आपस में इंटरचेंज कर देता है। मींस जो आपका एंड जो आपका स्टार्ट एरो है वो चेंज होकर के आपका एंड एरो बन जाएगा, और जो आपका एंड एरो है वो चेंज होकर के स्वैप होकर के आपका स्टार्ट एरो बन जाएगा। जैसे अगर देखिए मैं यहाँ पे स्वैप करूँ तो अभी मेरा एंड एरो ये है, तो अगर मैं यहाँ पे स्वैप करूँगा तो ये देखिए स्वैप होकर क्या हुआ कि जो आपका एंड एरो था वो स्टार्ट एरो बन चुका है, और स्टार्ट पे चूँकि कुछ लगा ही नहीं था इसलिए वो आपके एंड में आ चुका है। अगर यहाँ पे कुछ लगा होता तो फिर वो भी स्वैप होता। देखिए अब यहाँ पे मैंने एरो लगा दिया है, और अब मैं इसको अगर स्वैप करूँ तो ये देखिए मेरे दोनों एरो हेड्स आपस में एक दूसरे पे स्वैप कर जाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट का ऑप्शन भी मिल जाता है। एट्रीब्यूट के ऑप्शन में जा कर के हम इस एरो हेड के अंदर और कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एट्रीब्यूट पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको एक एरो हेड एट्रीब्यूट्स का पूरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि साइज़ के ऑप्शंस हैं, ऑफसेट के ऑप्शन है, रोटेशन के ऑप्शन है, मिरर के ऑप्शन है। वैसे तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आती हैं, बट मैं आपको समझा देता हूँ, चूँकि ये ऑप्शन आपके सामने खुल के आए हैं तो इनका यूज़ क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए लाइन का ऑप्शन है, तो अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर आप चेंजेस करेंगे लाइन में तो वो आपको आपके एरो हेड में दिखाई देगा। जैसे भी यहाँ पे 51.74 है, अगर मैं यहाँ पे इसको 5 ले लेता हूँ, ठीक है, तो आपको इसका इफ़ेक्ट यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है कि अगर आप 5 ले लोगे तो इसका साइज़ क्या हो जाना है। और अगर मैं इसको यहाँ पे 80 कर देता हूँ तो ये देखिए आपको यहाँ पे 80 साइज़ का भी या 80 पॉइंट का भी यहाँ पे आपको लेंथ मिल जाएगा। अगर मैं इसके विड्थ में चेंज करता हूँ तो आपका देखिए लेंथ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर मैं विड्थ अभी आपका 51 है, अगर मैं इसको 30 कर देता हूँ
तो ये देखिए आपका लेंथ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनल पे टिक लगा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर जो भी आपका लेंथ और जो विड्थ है वो अगर हम चेंज करेंगे तो उसके साथ साथ, अगर हम लेंथ चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपका विड्थ भी चेंज होगा, और अगर हम विड्थ चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ में आपका लेंथ भी चेंज होगा। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल को अनटिक कर देते हैं, जैसे कि मैंने अभी देखिए इसको टिक को हटा दिया है, तो अब मैं अगर लेंथ पे कुछ चेंजेस करूँगा तो इसका इफ़ेक्ट विड्थ पे नहीं आएगा, और अगर मैं विड्थ पे कोई चेंज करूँगा तो उसका इफ़ेक्ट लेंथ पे नहीं आएगा। लेंथ में अगर देखिए अगर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे अगर 46 है मैं इसको 80 करता हूँ, तो आपका जो विड्थ 30 है वो 30 का 30 ही रहेगा, आपका वो चेंज नहीं हो रहा है। या अगर मैं विड्थ चेंज कर रहा हूँ, मैं 30 से इसको 10 कर रहा हूँ, तो ये देखिए आपका लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप प्रोपोर्शनल पे टिक करेंगे तो उसके बाद अगर आप कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो दोनों पे साथ साथ होंगे, एक साथ होंगे। ठीक है, तो कुछ अगर आपको ऐसा कुछ काम करना है तो आप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद में देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपका ऑफसेट का। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया है और यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है। सॉरी, प्रोपोर्शनल में जाकर के मैं इसको 50 कर देता हूँ, तो अभी ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑफसेट। ऑफसेट में आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये जो आपका एरो हेड बना हुआ है, इसको अगर आपको एक्स और वाई में चेंजेस करने हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे अगर दे देता हूँ 50, तो ये देखिए ये आपको एक्स एक्सिस में चेंज देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं वाई एक्सिस पे चेंज करता हूँ, ठीक है, तो ये आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं -50 कर देता हूँ वाई में, तो ये आपको नीचे की तरफ शिफ्ट होने को मिल जाएगा। देखिए वाई एक्सिस जो होती है ये आपकी ऊपर और नीचे मूव करती है, जबकि जो आपकी एक्स एक्सिस होती है वो आपकी लेफ़्ट और राइट में मूव करती है। जो आपका पॉजिटिव साइड होता है वो आप जैसे जैसे लेफ़्ट जाओगे अपने एक्स एक्सिस में, वो आपका पॉजिटिव में बढ़ेगा, और अगर आपको निगेटिव में जाओगे तो वो आपका राइट की साइड बढ़ेगा। सेम चीज़ वाई एक्सिस में क्या होता है, अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो आप माइनस में आओगे, और अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आप प्लस में जा रहे हो। मीन्स अगर आपको नीचे की तरफ शिफ्ट करना है तो आपको वैल्यूज़ को माइनस में लेके आना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मुझे राइट की तरफ शिफ्ट करना है तो मुझे वैल्यूज़ को माइनस में लेना पड़ेगा। अगर मैं देखिए अगर मैं माइनस कर दूं तो जो मेरा एरो हेड है वो देखिए राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हम कुछ इस तरीके से खेल सकते हैं, और खेल में हम इसको बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए रोटेशन का भी ऑप्शन है कि अगर मुझे इस जो एरो हेड है इसको अगर रोटेट करना है तो कितने डिग्री पे इसको रोटेट करना है वो हम यहाँ से दे सकते हैं। मैंने इसको दे दिया यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे मेरा ये रोटेशन हो जाएगा। ऑलराइट, तो अभी मैं सब कुछ ये 0 कर देता हूँ, तो ये देखिए मेरा जो एरो हेड है वो 60 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। ऑलराइट, मैं इसको भी वापस से डिफ़ॉल्ट करके यहाँ पे 0 कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमको मिल जाता है मिरर का ऑप्शन। मिरर में हम इसको चाहे तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मिरर कर सकते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टली मिरर करेंगे या वर्टिकल मिरर करेंगे, ठीक है, वर्टिकल मिरर देखिए अभी आपको इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ऊपर से और नीचे से ये दोनों ही साइडों से ये सेम शेप है, तो ये मिरर हो रहा है तो उसको हमको पता नहीं चल रहा है कि ये मिरर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम कोई ऐसा शेप ले लेते हैं जिसका हमको फ़र्क दिखाई दे मिरर होने पे, जैसे कि मैं यहाँ से ये शेप ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको अब मैं अगर मिरर करूँगा तो इसको थोड़ा सा मैं पहले यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ाता हूँ ताकि थोड़ा सा ये हमको साफ साफ दिखाई दे। इसका लेंथ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 80, और इसका विड्थ मैं ले लेता हूँ यहाँ से 90। ऑलराइट, ठीक है, तो अब देखिएगा मैं इसको अगर वर्टिकल मिरर करूँ तो ये देखिए यहाँ पे आपको वर्टिकल इफेक्ट दिखाई दे रहा है और हॉरिजॉन्टल इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग अपने एरो हेड के एट्रीब्यूट्स में जाकर के उसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, अगर आपको उसको कभी यूज़ पड़ता है तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ, मुझे सारे चेंजेस अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं करने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप चाहो तो यहाँ पे स्टार्ट में जाकर के एट्रीब्यूट का इस्तेमाल भी कर सकते हो और एंड में भी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है न्यू, एडिट और डिलीट का। उसका ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया, इस वाले एरो हेड का इस्तेमाल किया, और इसके एट्रीब्यूट में मैं गया, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे रीसेट या चेंज करके मैं यहाँ पे इसका कोई
यहाँ पे साइज़ दे देता हूँ 60 और यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ 50। ठीक है, तो इसका साइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है। ओके, ऑलराइट, अब सही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको देखिए मैंने इसको ओके किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं न्यू पे चला जाऊँ और न्यू पे जाने के बाद में मैं यहाँ से एक नया नाम दे सकता हूँ एरो हेड का। तो मैंने यहाँ से नया नाम दे दिया, मैंने दे दिया है 109। और अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस कर दूँ यहाँ पे साइज़ में, ऑफसेट में, रोटेशन में, मिरर में, और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर ओके कर दूँ, मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ। ऑलराइट, मैं यहाँ पे इसको 80 कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 90। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ पे चेंज हो गया। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ ओके। ठीक है, तो अब ये एक नया एरो हेड सेव हो गया है। अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँ एरो हेड के लिस्ट में, तो सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे आपको एक एरो हेड मिल जाएगा, एरो हेड 109 के नाम से, जो कि आपने सेव किया है और हम इसको अब इन फ्यूचर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है न्यू एरो हेड का। या अगर हम यहाँ पे एडिट पे जाएं तो हम किसी भी एरो हेड को एडिट कर सकते हैं, चाहे वो हमको कोरोड्रॉ की तरफ से मिले हों या जो हमने बनाए हैं। या डिलीट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं अगर हमें किसी एरो हेड को डिलीट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए ये एरो हेड बनाया हुआ है, अगर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसको डिलीट करना है, तो मैं ऐसे कर दूँगा डिलीट और यहाँ से कर दूँगा यस, ओके। तो ये देखिए यहाँ से ये एरो हेड यहाँ पे रिमूव हो चुका है। अब हमको वो लिस्ट में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ऑलराइट, तो कुछ ये काम होता है हमारे एरो हेड्स का। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको कैलीग्राफी के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसका भी हम लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं कैलीग्राफी का। इसको समझने के लिए मैं यहाँ से एक शेप बनाता हूँ और शेप बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे एक आउटलाइन ले लिया है 36 पॉइंट की। मैं यहाँ पे आउटलाइन ले रहा हूँ और कैलीग्राफी का देखिए यहाँ पे हमको एक सबसे पहला ऑप्शन मिलता है स्ट्रेच का। तो इसको हम जितना चाहें उतना स्ट्रेच कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 100 है, इसको अगर हम 50 कर देते हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट यहाँ पे दिखाई देने को देगा। इसको हम जैसे चेंज करेंगे तो हमको यहाँ पे एक स्ट्रेच इफेक्ट दिखाई देने को मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ चाहें तो इसकी जो निब है, जो उसकी टिल्ट निब है, इसको भी हम यहाँ से इसका एक एंगल दे सकते हैं। मैं ऐसे देता हूँ 60 डिग्री का। तो ये देखिए आपको 60 डिग्री पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे टिल्ट मिल जाएगा। अगर मैं देता हूँ 45 डिग्री तो ये 45 डिग्री आ गया है। अगर मैं देता हूँ इसको 10 डिग्री तो आपको 10 डिग्री पर भी इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ पे देखिए 10 डिग्री का यहाँ पे आपको एक इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पे वैल्यू को देकर भी काम कर सकते हैं और चाहें तो हम यहाँ से जा कर के भी अपना चेंज कर सकते हैं। उसका इफ़ेक्ट हमको यहाँ पे दिखता रहेगा प्रीव्यू के अंदर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे भी माउस की हेल्प से भी हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ इस तरह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैलीग्राफी में। इसका इस्तेमाल हम लोग को ज़्यादातर जब हम लोग कोई कैलीग्राफी का हम यहाँ पे जब कोई इफ़ेक्ट जब कोई बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे कैलीग्राफी चूज़ किया और मैंने यहाँ पे कुछ भी मैंने यहाँ पे कोई लेटर टाइप किया, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा और अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो हम देखिए यहाँ पे इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। बट उससे पहले मुझको यहाँ पे आउटलाइन देना पड़ेगा थोड़ा सा। इसका कुछ कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि इसका इफेक्ट दिखाई पड़े हमको। तो ये देखिए, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलीग्राफी के अंदर भी बहुत सारे अपने टेक्स्ट के ऊपर या आउटलाइन के ऊपर, या अगर हमने कैलीग्राफी ब्रश के थ्रू अगर हमने कुछ बनाया है तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं कैलीग्राफी का। उसके बाद देखिए ऑप्शन एक है बिहाइंड फिल और स्केल विथ ऑब्जेक्ट, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने डिज़ाइंस के अंदर। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं बिहाइंड फिल का। यहाँ पे देखिए अभी मैंने क्या किया था, एक टेक्स्ट यहाँ पे हमने बनाया हुआ था, यहाँ पे ब्रश की हेल्प से यहाँ पे मैंने ए लिखा हुआ था और यहाँ मैंने एक आउटलाइन भी इस्तेमाल किया था। बट हुआ क्या, उस आउटलाइन की वजह से जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था वो छिप गया। ठीक है, वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो मेरा आउटलाइन था वो मेरे फिल के ऊपर आ गया। तो अगर हम यहाँ पे बिहाइंड फिल कर देंगे, ठीक है, तो जो मेरा यहाँ पे जो अंदर की तरफ जो आ रहा था आउटलाइन वो छिप जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी हमारा आउटलाइन आता है, मैं यहाँ पे देखिए फिर से आपको समझाता हूँ।
आपको समझाता हूँ यहाँ पे फिर से। मैंने यहाँ पे एक आउटलाइन लिया 24 पॉइंट। तो अब देखिए ये जो मेरा नोड है उसके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इक्वली मेरा जो ये आउटलाइन है वो डिवाइड हो रहा है। मैं अगर यहाँ पे कोई कलर फिल करूँ, मैं यहाँ पे येलो कलर फिल करता हूँ तो देखिए मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे कलर फिल, बट वो कलर यहाँ पे छिप भी रहा है साथ ही साथ, क्योंकि ये जो मेरा आउटलाइन है वो दोनों तरफ इक्वली डिवाइड हो रहा है। और हम चाहते हैं कि ये जो नीचे का जो आउटलाइन है जो कि फिल एरिया में आ रहा है ये ना दिखाई दे, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बिहाइंड फिल का। हम जैसे ही बिहाइंड फिल पे क्लिक करेंगे तो जो मेरा फिल है उसके पीछे चला जाता है मेरा आउटलाइन, तो हमको जो मेरा फिल है वो पूरा दिखाई देता है। ऐसे ही आपको देखिए यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बिहाइंड फिल का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने आउटलाइन को छिपाने के लिए अपने फिल के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए हमको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है स्केल विथ ऑब्जेक्ट का। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई लोगो या कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं और बाद में उसका हम साइज़ चेंज करते हैं, उसको छोटा करते हैं या उसको हम बड़ा करते हैं। बट ऐसा करने से होता क्या है, देखिए यहाँ पे अगर हम ये इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैंने देखिए यहाँ पे ये बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट, इसको मैं अगर छोटा करूँ तो देखिए हुआ क्या कि उस ऑब्जेक्ट को छोटा करने से जो मेरा फिल था वो बहुत छोटा चला गया, आउटलाइन उसके एवरेज में बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर मैं इसको बड़ा करूँगा तो ये देखिए मैं इसको जितना शेप बड़ा करूँगा तो मुझे जो आउटलाइन है वो थोड़ी सी उसके साथ में नहीं दिख रही है, मुझे शेप बड़ा दिख रहा है और आउटलाइन मुझे हल्की सी पतली दिखाई दे रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी आउटलाइन यूज़ कर रहा हूँ, मैं जब भी अपने शेप को छोटा या बड़ा करूँ उसके साथ साथ मेरा आउटलाइन का जो विड्थ है वो भी चेंज होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे स्केल विथ ऑब्जेक्ट का। अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ और मेरा जो आउटलाइन है वो 24 पॉइंट है, तो अब मैं इसको अगर छोटा करूँगा, ठीक है, तो ये देखिए मेरा जो आउटलाइन है वो भी कम हो गया है, जो उसकी विड्थ है वो भी देखिए घट गई है, वो यहाँ पे हो गई है 4.5। मीन्स जो मेरा ऑब्जेक्ट था अगर मैंने उसको छोटा किया तो जो मेरा आउटलाइन का जो विड्थ था वो भी साथ ही साथ कम हो गया। अगर मैं इसको बड़ा करूँगा, ठीक है, तो जो मेरा आउटलाइन का विड्थ है वो भी उस जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ ही साथ चेंज होगा। तो इसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, स्केल विथ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ओवर प्रिंट आउटलाइन का। तो ओवर प्रिंट के बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको दोबारा समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ फिर से। मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तीनों में यहाँ पे डिफरेंट कलर दे देता हूँ और डिफरेंट आउटलाइन कलर भी दे देता हूँ। किसी में येलो तो किसी में यहाँ पे मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पिंक, ठीक है, यार जिसको बोलते हैं मैजेंटा। और मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ। यहाँ मैंने एक टेक्स्ट ड्रॉ किया और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं आउटलाइन देता हूँ और इसकी आउटलाइन में थोड़ी सी और मोटी कर देता हूँ, बिहाइंड फिल और ओके। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हमें, तो ये जो मेरा ओवर प्रिंट आउटलाइन का ऑप्शन है, अगर मैं इसको एक्टिवेट करूं तो अभी देखिए आपको कुछ भी इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका इफ़ेक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर मैं व्यू पे जाऊं और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है सिमुलेट ओवर प्रिंट्स का। मैं जैसे इसको एक्टिवेट कर दूंगा तो ये देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये जो आपकी आउटलाइन है, ठीक है, अगर मैं इस आउटलाइन को दूसरी आउटलाइन के ऊपर लेके आता हूँ तो ये देखिए आपको कलर में थोड़ा सा चेंज देखने को दिखाई देगा। मैं ये देखिए मैं आउटलाइन अगर इसके ऊपर लेके आता हूँ तो वो क्या कर रहा है, वो कलर्स को सिमुलेट कर रहा है उसके साथ में। ठीक है, ये देखिए, या ऐसे ही अगर यहाँ पे जो टेक्स्ट है मैं इसका भी अगर आउटलाइन में जाकर के मैं यहाँ पे ओवर प्रिंट दे देता हूँ तो ये देखिए, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जो आपका आउटलाइन है उसके कलर्स में यहाँ पे ओवर प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इस आउटलाइन के ओवर प्रिंट को। और ये मेरे सारे ऑप्शंस थे आउटलाइन को लेकर के। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आप चीज़ों को उतना अच्छे से समझ सकते हो। और जब आप प्रैक्टिस करते हो तो जब आप कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हो तो वो तुरंत आपके माइंड में आता है, ताकि आप नए नए क्रिएटिव्स बना सको। क्योंकि अगर आपने ऑप्शंस के ऊपर अच्छे से कमांड नहीं बनाया हुआ है और आप जब कोई क्रिएटिव बना रहे होते हो तो आपके माइंड में नए आइडियाज़ नहीं आ पाते हैं कि अगर मैं उस टूल का इस्तेमाल करूं तो मैं यहाँ पे एक नई चीज़ ला सकता हूं। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, आपको हर एक टूल को, जितने मैं समझा रहा हूँ उस वीडियो को आपको कई बार देखना है और उन टूल्स के ऊपर अलग अलग जगहों पे जाकर के चेंजेस करने हैं। कहीं पे भी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आप कंफ्यूज रहते हो, तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप मुझसे पूछ सकते हो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि सर मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ। या आप अपना कोई और क्वेश्चन है तो आपको हर वीडियो के नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाता है, आप वहाँ पर जाकर के मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और मुझसे चीज़ों को पूछ सकते हो। मैं आपको वहाँ पे वो हर चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ अगर छूट जाती हैं, आपको मैं नहीं समझा पाता हूँ, तो अब वो चीज़ आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, कुछ आपने नया सीखा होगा, कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ नया आपको जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर इन चीज़ों पे काम करना चाहता हो, अगर आपको इन चीज़ों को बतानी हो, तो उसको वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी बहुत सारी और भी ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, गुड बाय।